हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तिष्ट धारा जनित्र का पार्ट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, यानी वो आंसर कैसे आया और उससे रिलेटेड जो भी बातें होगी वो भी हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों अधिक से अधिक प्लीज़ शेयर किया कीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर हमेशा दोस्तों किया करना दोस्तों, और अधिक से अधिक करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है? यानी ऐसा कौन सा जनरेटर है जो चाहे लोड निम्न हो या लोड उच्च हो लेकिन वोल्टेज है वो हमें समान देता है, यानी स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि लेवल कंपाउंड, बी संचयी कंपाउंड, सी अंतरी कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड, डी सीरीज श्रृंखला जनित्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लेवल कंपाउंड। दोस्तों नाम से ही हमें प्रदर्शित कर रहा है कि लेवल यानी एक समान सभी लोड के ऊपर एक समान वोल्टता देगा। दोस्तों इसका हम वक्र देखते हैं, वक्र से हम समझते हैं। दोस्तों अक्ष 0 और ये y, ये दोस्तों वोल्ट को प्रदर्शित करता, ये I को। अब दोस्तों इसका ग्राफ देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लेवल कंपाउंड का देखते हैं। तो लेवल कंपाउंड दोस्तों सभी लोड के ऊपर एक समान वोल्टेज प्रदान करता है, लेकिन संतृप्त अवस्था से बाद या अधिक लोड बढ़ाने के ऊपर दोस्तों इसका वोल्टेज गिर जाता है। अगर हम कम्युलेटिव कंपाउंड की बात करें तो दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड का लोड बढ़ाने के साथ वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है यानी अधिक लोड बढ़ाने पर या संतृप्त अवस्था के बाद में इसका भी वोल्टेज एकदम से गिर जाता है। अगर हम डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करें तो दोस्तों इसका लोड बढ़ाने के साथ वोल्टेज घटता है। दोस्तों ये हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड को, ये लेवल कंपाउंड को और ये डिफरेंशियल कंपाउंड को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसमें हम सभी में देखते हैं कि एक ऐसी अवस्था आ रही है जिसके ऊपर वोल्टेज एकदम से गिरा है, यानी दोस्तों ये संतृप्त अवस्था के बाद के अंदर एकदम से वोल्टेज गिर जाता है और जनरेटर बंद हो जाता है। दोस्तों अब हम इनका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इस्तेमाल में हम ऑप्शन बी देखते हैं। बी दोस्तों संचयी कंपाउंड, ये दोस्तों वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कम दूरी के लिए विद्युत सप्लाई प्रदान करनी हो। दोस्तों अगर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात करें तो दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। अगर सीरीज की बात करें श्रृंखला जनरेटर, तो ये दोस्तों पायरेशन लाइन होती है, उस पर बूस्टर के रूप में काम में लिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, डीसी आर्मेचर लपेटन खालिस्तान कोटियों की होती है, यानी दोस्तों जो डीसी आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है वो किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए में दे रखा है लेप लपेटन और विभाजित, बी सकेंद्रण और विभाजित, सी हीरा और सकेंद्रण, डी लेप और तरंग। तो दोस्तों डीसी आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, लेप और तरंग वाइंडिंग, यानी लेप और वेव वाइंडिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों लेप वाइंडिंग के बारे में देखते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, यानी ए बराबर पी। दोस्तों ए समांतर पथों की संख्या को प्रदर्शित करता है, पी पोल्स की संख्या को प्रदर्शित करता है। आगे दोस्तों देखते हैं कि लेप वाइंडिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यानी हम कहाँ किस जगह के ऊपर लेप वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, या इस किस विशेषता कौन सी विशेषता जिसके लिए हम लेप वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों लेप वाइंडिंग वहाँ की जाती है जहाँ जो धारा होती है उसका मान अधिक हो और जो वोल्टेज होता है वो निम्न हो। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ भी वोल्टेज अधिक होगा वहाँ धारा निम्न होगी, और जहाँ धारा निम्न होगी वहाँ वोल्टेज उच्च होगा। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ धारा उच्च हो और वोल्टेज निम्न हो। आगे दोस्तों जो वेव वाइंडिंग है या तरंग वाइंडिंग है उसके बारे में देखते हैं। तो तरंग वाइंडिंग दोस्तों वहाँ की जाती है, सबसे पहले तो इसमें समांतर पथों की संख्या देखते हैं। तो दोस्तों वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है। दोस्तों वेव वाइंडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग वाइंडिंग। आगे दोस्तों तरंग वाइंडिंग का उपयोग देखते हैं। दोस्तों तरंग वाइंडिंग का जस्ट इसके विपरीत होता है, यानी जहाँ धारा है वो निम्न और वोल्टेज है वो उच्च। ये दोस्तों याद रखना। दोस्तों इसकी वैसे तो कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों जैसे इसको हिंदी में लिखते हैं WAVE। दोस्तों जिसमें भी V आता है उसका प्रयोग
वहाँ करेंगे जहाँ वोल्टेज उच्च हो, यानी वेव वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टेज के लिए करेंगे। अगर उच्च वोल्टेज के लिए करेंगे तो दोस्तों उसकी धारा निम्न होगी। तो ये दोस्तों ध्यान रखना कि उच्च वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी वेष्टित जनरेटर में वर्दी के साथ टर्मिनल वोल्टेज। दोस्तों एक स्थिर चाल यानी कांस्टेंट रनिंग इस या कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है श्रेणी वेष्टित जनरेटर है, तो उसमें टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ती है, बी अपरिवर्तित रहती है, सी घटती है और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी वेष्टित जनरेटर में वर्दी के साथ दोस्तों जो टर्मिनल वोल्टेज है वो घटती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, घटती है। दोस्तों ये किसके लिए लागू होता है? या सीरीज मोटर के लिए। दोस्तों किस तरह से होता है? आई ए बराबर आई एस सी, ये क्या होता है दोस्तों? सीरीज बराबर आई ए क्या होता है? आर्मेचर करंट। दोस्तों ये क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों में धारा समान होती है और इसका जो वोल्टेज का सूत्र होता है दोस्तों वो होता है V बराबर ई बी माइनस आई ए आर ए। V दोस्तों वोल्टेज कौन सा? टर्मिनल वोल्टेज। ई बी जो जनरेटेड वोल्टेज होती है वो, या बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं। आई ए आर्मेचर करंट और आर ए आर्मेचर का प्रतिरोध। दोस्तों उपयुक्त फॉर्मूला के अनुसार हम पाते हैं कि यदि लोड करंट बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों? टर्मिनल वोल्टेज घटेगी। यानी दोस्तों अगर आई ए का मान हम बढ़ाएंगे तो जो वोल्टेज है वो घटेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 यानी क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है। ऑप्शन ए ई एंड आई एफ, बी वी एंड आई एफ, सी वी एंड आई ए, डी नन ऑफ दीज। दोस्तों जो डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है, किसके बीच का संबंध प्रदान करती है? तो दोस्तों ये करती है वी एंड आई एफ। दोस्तों डीसी जनरेटर में लोड सेचुरेशन वक्र वी और आई एफ के बीच संबंध बताता है। फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा क्षेत्र एम्पियर वर्तन प्रति ध्रुव में संबंध प्रदर्शित करने वाला जो चुंबकत्व वक्र होता है वो संतृप्त वक्र कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। डीसी जनरेटर में लौह हानियों के अंतर्गत निम्नलिखित हानियां आती है। लौह हानियों यानी आयरन लॉस में कौन सी हानि आती है? ऑप्शन ए सेथिल्य और घर्षण हानियां, बी सेथिल्य भंवरधारा और बर संपर्क हानियां, सी सेथिल्य और भंवरधारा हानियां, डी सेथिल्य धारा और कॉपर हानियां। तो दोस्तों आयरन लॉस में सेथिल्य और भंवरधारा हानियां आती है। दोस्तों यह दोस्तों कांस्टेंट होती है यानी स्थिर हानियां होती है। दोस्तों इसके अलावा हम इसका सूत्र देखते हैं तो हिस्टेरेसिस हानियों का दोस्तों सूत्र होता है WH बराबर, मैं वैसे बता देता हूँ दोस्तों, जो हिस्टेरेसिस हानि है इसका सूत्र होता है दोस्तों निट्टा BM 1.6 FV। और अगर हम दोस्तों एडी करंट लॉस देखें तो इसका सूत्र होता है दोस्तों BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। जहाँ दोस्तों T कोर की मोटाई को प्रदर्शित करता है जो mm में होती है, V आयतन और F दोस्तों फ्रीक्वेंसी, BM अधिकतम फ्लक्स घनत्व प्रदर्शित करता है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों जो कॉपर लॉस होता है वो दोस्तों सिर्फ वाइंडिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 56। क्रेन और होइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए शंट मोटर, बी संचयी कंपाउंड मोटर, सी श्रेणी मोटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रेन और होइस्ट के लिए दोस्तों श्रेणी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, यानी हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सीरीज मोटर। अब दोस्तों सीरीज मोटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों क्रेन और होइस्ट के अंदर दोस्तों जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है और वो दोस्तों श्रेणी मोटर का होता है। दोस्तों श्रेणी मोटर को कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जाता, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों जो शंट मोटर होती है इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती हो। शंट मोटर का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता हो, जबकि शंट जनरेटर की बात करें तो इसका प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता हो। संचयी कंपाउंड का प्रयोग ये भी दोस्तों यानी लोड बढ़ने के साथ इसकी गति बढ़ती है, लेकिन संतृप्त अवस्था के बाद में इसकी भी गति घटती है दोस्तों, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 57, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है या होता है? एक स्थिर वोल्टेज यानी कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर है, उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूनतम दक्षता, बी न्यूनतम धारा क्षमता, सी निम्न आंतरिक प्रतिरोध, डी उच्च आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों स्थिर वोल्टेज जनरेटर में निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। दोस्तों निम्न आंतरिक प्रतिरोध क्यों होता है? दोस्तों अगर आंतरिक प्रतिरोध उच्च होगा तो दोस्तों लॉसेज यानी हानियाँ है वो अधिक होगी, और अगर हानियाँ अधिक होगी तो दोस्तों दक्षता है वो कम होगी, और दक्षता कम होगी तो दोस्तों जो वोल्टेज है वो भी स्थिर नहीं रहेगा, जबकि अस्थिर प्राप्त होगा, यानी हमें स्थिर वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा अगर आंतरिक प्रतिरोध उच्च होगा तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलियाँ आमतौर पर निम्नलिखित की बनाई जाती है। एक डीसी जनरेटर है, उसकी क्षेत्र कुंडलियाँ किसकी बनाई जाती है? ऑप्शन ए माइका, बी कॉपर, सी कार्बन, डी ढलवा लोहा। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है उसकी जो क्षेत्र वाइंडिंग या फील्ड कोयल होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। कॉपर की क्यों बनाई जाती है दोस्तों? कॉपर की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि दोस्तों इसका प्रतिरोध कम होता है और चालकता अच्छी होती है। सॉरी दोस्तों अगर मान लीजिए हम किसी और धातु की बनाते हैं तो उसमें दोस्तों प्रतिरोध उच्च होगा। प्रतिरोध उच्च होने से दोस्तों हानियाँ हैं वो उच्च होगी, और हानियाँ उच्च होने से दोस्तों दक्षता है वो कम होगी। अब दोस्तों वाइंडिंग तो कॉपर की बनाई जाती है, लेकिन माइका देखते हैं, माइका इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों माइका का इस्तेमाल कम्यूटेटर बनाने में करते हैं, डलवा लोहा का इस्तेमाल दोस्तों बॉडी बनाने में करते हैं, और कार्बन का इस्तेमाल दोस्तों ब्रूस बनाने के करते हैं। दोस्तों कार्बन ब्रूस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यह हमें बाह्य परिपथ को धारा प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? तो एक कम्यूटेटर से धारा ग्रहण करता है और बाहर परिपथ को प्रदान करता है। दोस्तों कार्बन ब्रूस है वो कार्बन का ही क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ने पर इसका प्रतिरोध निम्न होता है, और निम्न प्रतिरोध होने के कारण इसमें लॉसेज है वो कम होगा। अब दोस्तों कार्बन ब्रूस इसमें लॉसेज कम होता है, और दूसरा इसका गुण ये होता है दोस्तों कि यह स्वयं घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता, यानी कार्बन है वो एक नरम धातु भी है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, डीसी जनरेटर में ध्रुवक रॉड से ध्रुव सूं निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं। ऑप्शन ए रिवेट, बी शंकुघात पेच, सी ब्रेजिंग, डी वेल्डिंग। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है उसमें ध्रुवक रॉड से ध्रुव सूं यानी पोल सूं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों काउंटर शंक स्क्रू द्वारा, यानी शंकुघात पेच द्वारा जो बॉडी होती है उससे कनेक्टेड होते हैं दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है दोस्तों, लैप वाइंडिंग में ब्रूसों की संख्या सदैव होती है, यानी एक लैप वाइंडिंग है उसमें ब्रूसों की संख्या सदैव कितनी होती है? ऑप्शन ए ध्रुव की संख्या की दुगनी, बी ध्रुव की संख्या के बराबर, सी ध्रुव की संख्या की आधी, और डी 2। तो दोस्तों इसमें लैप वाइंडिंग में ब्रूसों की संख्या सदैव ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, यानी सेव एज द नंबर ऑफ पोल्स। दोस्तों इसमें किस तरह से होते हैं? लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर, और वेव वाइंडिंग में समांतर पत्तों की संख्या 2 होती है, यानी 2 ब्रूसों की आवश्यकता होगी दोस्तों ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।